साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? ये सवाल सबको परेशान कर रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि कैसे दीप सिद्धू की एसयूवी उस ट्रेलर से जा टकराई जहां ना तो अंधेरा था और ना ही ओवरटेक का कोई मामला और ना ही किसी तरह का ट्रैफिक था। तो कैसे दीप सिद्धू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? तो अब इस हादसे को लेकर एक चश्मदीद सामने आया है और उसने जो बताया है उससे तो पूरा मामला ही पलट गया है। चश्मदीद का कहना है कि दीप सिद्धू हादसे के बाद पूरी तरह होश में थे, बातें कर रहे थे और उनकी सांसें भी अच्छी तरह चल रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अस्पताल पहुंचने तक वो नहीं रहे? चश्मदीद का कहना है कि उसने खुद ने दीप सिद्धू को सही हालत में देखा था। चश्मदीद ने कहीं न कहीं साजिश का जिक्र भी किया है। तो क्या कहा चश्मदीद ने? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आखिर चश्मदीद ने ऐसा क्या देखा कि उसे ये हादसा कम और साजिश ज्यादा लग रही है? वहीं दीप सिद्धू के साथ मौजूद रीना को लेकर भी चश्मदीद ने काफी कुछ बताया है। तो आपको चश्मदीद की जुबानी उस हादसे की पूरी कहानी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और दीप सिद्धू को लेकर कमेंट जरूर करें। तो दीप सिद्धू का जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उसका चश्मदीद गवाह सामने आया है। मोहम्मद यूसुफ नाम के शख्स ने बताया है कि उसकी कार दीप सिद्धू की कार के जस्ट पीछे थी और वो अपनी मां के साथ कार में सफर कर रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। यूसुफ ने कहा कि हादसे के वक्त सिद्धू की कार की रफ्तार 110 से 120 के बीच की होगी। हादसे के चश्मदीद यूसुफ ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद दीप की सांसें चल रही थी और वो पूरी तरह होश में थे, वो बातें भी कर रहे थे। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात चश्मदीद ने खुद बताई है। मोहम्मद यूसुफ नाम के चश्मदीद ने बताया कि जिस वक्त दीप सिद्धू की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो भी केएमपी पर ही थे और पानीपत की तरफ जा रहे थे। यूसुफ ने कहा, मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे थी। हादसे के बाद मैंने अपनी गाड़ी साइड लगाई और ड्राइवर को ट्रक से उतारा और फिर 112 पर फोन किया। इसके 15 मिनट बाद हेल्पलाइन नंबर 112 वालों ने एम्बुलेंस भेजी। चश्मदीद ने कहा कि एम्बुलेंस आने से पहले मैंने कार में मौजूद लड़की को डैमेज कार से बाहर निकाला और वहीं फुटपाथ पर लिटा दिया। तब वह बात कर रही थी। उसने मुझे एक नंबर दिया जो कि दीप सिद्धू के भाई का था। मैंने उस पर कॉल किया तो भाई ने कहा कि वो 1 घंटे में दिल्ली से किसी को भेज रहे हैं। यूसुफ ने बताया कि इस दौरान वहाँ पर काफी भीड़ लग गई और फिर करीब आधे घंटे बाद दीप सिद्धू और उस लड़की को एम्बुलेंस के जरिए वहाँ से ले जाया गया। शख्स ने बताया कि यह हादसा बड़े कंटेनर ट्रक जिसमें 12 से ज्यादा टायर होते हैं उसके टकराने से हुआ था, जिसका ड्राइवर फोन करने के बाद से वहां से फरार हो गया था। चश्मदीद ने आगे कहा, एक्सीडेंट के बाद दीप सिद्धू की सांसें चल रही थी और उस लड़की की भी हालत ठीक थी। लड़की की बस कमर में हल्की सी चोट थी। वो बोले कि गाड़ी 110 से 120 की स्पीड पर होगी। ना मामला ओवरटेक का था और ना ही ट्रक रुका हुआ था। यह टक्कर चलते ट्रक में पीछे से लगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ ये कहना मुश्किल है। चश्मदीद ने कहा कि मुझे इस हादसे को लेकर कई तरह की हैरानी हो रही है। हादसा होने की कोई वजह है ही नहीं। इसके अलावा वहां पर मौजूद पुलिस ने उस ड्राइवर को कैसे भागने दिया ये भी समझ से बाहर है। यहाँ आपको बता दें, दीप सिद्धू लाल किले हिंसा मामले में आरोपी थे और कई राजनीतिक पार्टियों से उनकी अनबन की बातें भी लगातार सामने आ रही थी। उनके परिजनों और दोस्तों ने भी इस हादसे को साजिश करार दिया है। हालांकि सोनीपत के एसपी ने बताया है कि अभी तक इस मामले की जांच हादसा मानकर ही की जा रही है और अज्ञात ड्राइवर पर भी केस दर्ज किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि यह हादसा मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे हुआ। इस वक्त दीप सिद्धू अपनी कार खुद चला रहे थे और केएमपी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से बठिंडा जा रहे थे। इस दौरान खरखोदा के पास उनका एक्सीडेंट हुआ। कार में उनके साथ रीना रॉय भी थी, जिन्हें उनकी मंगेतर बताया जाता है। हादसे के बाद दोनों को खरगोदा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ पर दीप सिद्धू को मृत घोषित कर दिया। यहाँ आपको दीप सिद्धू को लेकर एक बात और बता दे। दीप सिद्धू 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और हिंसा को लेकर भी उन्हें आरोपी बनाया गया था। इस मामले में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हुई थी और पंजाब में चल रहे चुनावी माहौल में भी दीप सिद्धू
हुए थे। सामने आ रहा है कि उनकी कई पार्टियों से अनबन भी थी। तो परिवार और समर्थकों के साथ साथ अब इस चश्मदीद को भी कहीं ना कहीं शक है कि ये मामला सिर्फ हादसे का नहीं है। हादसा तो हुआ था, मगर उसके बाद भी कुछ साजिश जरूर हुई है, ऐसा शक ये चश्मदीद जता रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दीप सिद्धू साजिश का शिकार हुए हैं या उनकी मौत की वजह सिर्फ वो हादसा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो TrustedNetworth.com की एक रिपोर्ट की माने तो लता मंगेशकर की कुल प्रॉपर्टी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 370 करोड़ रुपए होती है। ये तो वो प्रॉपर्टी है जो कि लता जी ने अपनी गायकी से कमाई। इसके अलावा लता जी की अधिकांश कमाई उनकी गानों की रॉयल्टी और उनके निवेश से आती है, जो कि उनके जाने के बाद भी जारी रहेगी। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म कितनी हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनका पहला गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। कहा जाता है कि लता मंगेशकर की पहली कमाई केवल 25 रुपए थी, लेकिन अपने अंत तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई थी, जो कि उनकी बेजोड़ मेहनत का नतीजा था। अपने आखिरी समय में भी लता मंगेशकर की मंथली इनकम 40 लाख रुपए के आसपास थी और सालाना उनकी आय करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कमाई वो कमाई है जो कि वो बिना गाना गाए कमा रही थी। इसके अलावा भारत रत्न लता जी का साउथ मुंबई के पेडर रोड पर एक घर है, जिसका नाम प्रभु कुंज भवन है। वो इसी में रहा करती थी। रिपोर्ट की माने तो इस घर की कीमत भी करोड़ों में है, क्योंकि जिस इलाके में ये घर है वो इलाका मुंबई का सबसे पॉश और आलीशान इलाका माना जाता है। यहाँ घर होना मतलब कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होना है। इसके अलावा pressreader.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर कारों की बेहद शौकीन थी। उनके नाम पर एक शेवरले, ब्यूक और एक क्रिसलर है। लता मंगेशकर को फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने वीर जारा के गाने के रिलीज होने के बाद एक मर्सिडीज कार भी गिफ्ट की थी। ये सभी लग्जरी कारें हैं जिनकी कीमत लाखों में है। लता मंगेशकर को गहनों का भी काफी शौक था। सोने और हीरे के आभूषण उन्हें बेहद पसंद थे। तो रिपोर्ट्स की माने तो लता जी अपने पीछे लाखों करोड़ों के जेवर भी छोड़कर गई हैं। कुल मिलाकर लता मंगेशकर अपने पीछे अरबों की संपत्ति छोड़कर गई हैं। और अब मुंबई से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि लता जी के जाने के बाद उनके रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है। हालांकि बाहर किसी ने कुछ नहीं कहा, ऑफिशियली इस बात की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, मगर करीबी सोर्सेज की माने तो प्रॉपर्टी को लेकर द्वंद्व शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर 5 बहन भाई थे। तीनों बहनें आशा भोसले, मीना खड़ेलकर और उषा मंगेशकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। आशा भोसले तो खुद अरबों की संपत्ति की मालिक है और उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी गायिका हैं। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी म्यूजिशियन हैं और वो भी लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। बाकी दोनों बहनें भी प्लेबैक सिंगिंग और कंपोजर के तौर पर जानी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी पैसों की कोई कमी है। सब अपनी अपनी मेहनत से काफी मात्रा में प्रसिद्धि और पैसा दोनों हासिल कर चुके हैं, मगर फिर भी जो ये खबरें आ रही हैं वो वाकई में दिल तोड़ने वाली हैं।